हाँ जी, मेरे सभी सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत 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 अच्छे हैं। आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। मॉक टेस्ट पेपर जो एमटीपी सितंबर में हुआ था वो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, जिसके अंदर मैंने आपके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर दिए थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने रह गए थे, तो आज के सेशन के अंदर हम मॉक टेस्ट पेपर 1 जो सितंबर में हुआ था उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से कल और फिर परसों हम लोग मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर करे। मैंने आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए। एमसीक्यूज मैंने आपको सारे करवा दिए सी इंस्टीट्यूट के। केस स्टडीज़ मैंने सी इंस्टीट्यूट की आपको करवा दी। इनकम टैक्स की थोड़ी सी करवाई, बाकी जीएसटी की सारी करवाई। इनकम टैक्स के सारे एमसीक्यूज करे, आरटीपीज करवा दिए, एमटीपी करवा दिया, सब कुछ हो गया। इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आइए ज़रा एक बार आप लोगों के चैट्स पढ़ लेता हूँ मैं, और उसके बाद सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सो वी आर जॉइंड बाय सुधांशु, विद्यांशी, परम, श्रद्धा, नवल, प्राची, शेखर, महादेवन, वानी, सुधांशु, नेहा, दीपिका, सुरेखा। गुड आफ्टरनून जी। सुधांशु ने कहा सर आज आपकी आवाज़ कुछ कम आ रही है, थोड़ी सी बेटा तबीयत ठीक नहीं है, मन भी ठीक नहीं है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि आज आवाज़ में वो जो बुलंद आवाज़ होती है वो उसमें थोड़ी सी कमी है। पर मैं ठीक हो जाऊंगा, आवाज़ भी मेरी ठीक हो जाएगी। तो सुरभि अचला झा, ये तो नाम मैंने पहली बार पढ़ा। वेलकम जी, वेलकम टू द क्लास। अचला झा, सिमी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून जी। जल्दी से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, ज़रा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नवल कह रहे हैं मन को क्या हुआ है सर जी, मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है तो मेरा मन उदास हो गया है बेटा, उसके लिए। प्रीति झा ने कहा गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून जी। प्राची अग्रवाल ने कहा हम आगे हैं तो अब आप ठीक हो जाओगे। हाँ, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। दीपिका कहते हैं लाइक कर दिया है, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू जी। और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी, आप लोग भी जल्दी जल्दी से इसे लाइक का बटन दबा दीजिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दीपिका आपने ठीक पहचान लिया। आज सुबह बात हुई थी बेटी से, तो बस उसके बाद थोड़ा सा मूड ऐसा ही हो गया। चले तो स्टार्ट करते हैं। आयुष, सत श्री अकाल जी, गॉड ब्लेस यू जी। परम ने कुछ कहा, फिर परम ने डिलीट कर दिया अपना मैसेज। यहाँ पे नवल कहते हैं कोई नहीं होता है सर जी, सर जी जीवन है, जीवन है। हाँ ये बात भी सही है, जीवन है। दादाजी न्यू पगड़ी, वहाँ आयुष ने कहा न्यू पगड़ी नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत दिनों बाद पहनी है मैंने ये आज। गुड आफ्टरनून पलक, यश फालिया, गुड आफ्टरनून जी। मैं वेट करो सब आ जाए तो स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें क्लास। अभिषेक बंसल, गुड आफ्टरनून जी। बंसल साहब आगे स्टार्ट कर दें क्लास। बंसल साहब इजाज़त दूँ आपकी तो। चलो आज का ये सेशन हम लोग जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। अभिषेक बंसल, परम, प्रीति झा, चले सेशन को स्टार्ट करते हैं। दीपिका ने कहा जी, नवल किशोर ने कहा जी, वानी, अभिषेक बंसल ने कहा परमिशन ग्रांटेड, ठीक है जी। अभिषेक बंसल की परमिशन आ गई है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो सितंबर 22 का मॉक टेस्ट पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जो केस स्टडी है, शालिनी वाली केस स्टडी है, मैं ऑलरेडी आपके साथ कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करेंगे डिस्कस इसको हम लोग। और सारे एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। रुद्रा लिमिटेड का एमसीक्यू कर लिया था, लक्ष्मण वाला एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया था, देन हम लोगों ने रोहन वाला एमसीक्यू कर लिया था, इसके बाद पंकज वाला एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया था। तो एमसीक्यूज हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं। आज की इस क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। लेट अस स्टार्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 14 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। यस, पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपको दिया हुआ है। अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया से करिएगा। देखिए एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर कहता है
कि मिस्टर कमल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एज 58 ईयर्स। तो यहाँ पे कमल रेसिडेंट है और 58 ईयर्स का है, तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे स्लैब नंबर 1 यूज़ होगा। अगर एग्जामिनर ने टैक्स कैलकुलेशन मांगा तो आप स्लैब नंबर 1 यूज़ करके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे दीपिका ने कहा क्लैब 1 क्लैब 1 स्लैब 1, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। नेक्स्ट आइए, एंड ही इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील बनाने का काम करता है। He is subject to the tax audit under 44AB of the Income Tax Act. He has given you the following information. तो करंट ईयर में उसका टैक्स ऑडिट होता है, दैट मीन्स उसका जो टर्नओवर है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है। अब वो प्रिस्क्राइब लिमिट 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, 5 करोड़ भी, सॉरी 5 तो नहीं है, 10, 1, 2 और 5, 1, 2 और 10 करोड़ हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस हैं। यहाँ पे मुस्कान ने कहा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मुस्कान। अभिषेक पंसारी कहते हैं अगर मशीनरी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग है, इस वजह से अगर मशीन दिया होगा तो उसके ऊपर एडिशन डेप्रिसिएशन भी होगा। ठीक कह रहे हैं बेटा आप। फाल्या, यश, दीपिका, सुरेखा, आयुष ने कहा मे भी एडिशन डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, आपको वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहा है 31 मार्च का। इनकम साइड पे चलते हैं। इनकम साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर गिवन है, साथ साथ में प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट गिवन है। ये जो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट है ये सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 में जाके टैक्सेबल होगा। अब हमें ये नहीं पता क्या ये कैपिटल गेन्स है, ये क्या है। मेरे को लगता है कि ये कैपिटल गेन्स है। अब क्योंकि ये कैपिटल गेन्स है तो फिर कैपिटल गेन्स के टॉपिक में जाके इसको आप टैक्सेबल करेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है जो कि है 47,250, जो कि नेट दिया हुआ है, नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 30%। तो इसका मतलब ये जो पैसा में गिवन है 70% गिवन है, तो 47,250 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास जो ग्रॉस अमाउंट आता है वो ग्रॉस अमाउंट आता है 67,500 रुपीज़ का। ठीक, तो 67,500 रुपीज़ आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाओ, इनकम साइड पे आ जाओ, एक्सपेंसेस साइड पे आ जाओ। एक्सपेंसेस में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड वेजेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, प्रोफेशनल फीस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, एंड दोनों साइड का टोटल आ गया 90,92,250 रुपीज़ का। कुछ एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। एग्जामिनर कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। ओपनिंग स्टॉक इज 330 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 438 was shown का मतलब 10% कम करके दिखा रहा है। बेटा बहुत ईमानदारी से मेरे को बताना, क्या मेरी किताब के पहले क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन यही है? क्या मेरे किताब के पहले क्वेश्चन की पहली ट्रांजैक्शन यही है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक? आंसर इज यस। तो अब अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कम है और अगर आप उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं तो क्या करेंगे? अभिषेक बंसल ने कहा सर क्लास में भी करवाया था आपने ये ट्रांजैक्शन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। प्राची कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया था आपने अपनी क्लास में, आप फिर ठीक कह रहे हैं प्राची। सुरेखा ने कहा ओवर वैल्यूएशन भी है उसमें, आप ठीक कह रहे हैं बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे तो अंडर वैल्यूएशन की बात हो रही है, दोनों अंडर वैल्यू है। तो अगर आप नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे तो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक को अगर आप नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आपको ऐड करना होगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक को नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आपको माइनस करना होगा। ठीक होगी बात? तो ये वाला अमाउंट आराम से आप कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ है, अमाउंट आएगा कितना वो निकालना। ज़रा अमाउंट बताओ कितना कितना आएगा, ओपनिंग का अमाउंट बताओ और क्लोजिंग का अमाउंट बताओ। ओपनिंग का अमाउंट बताओ। परम ठीक कह रहे हो बेटा, नवल, दीपिका ठीक कह रहे हैं, मेरे को अमाउंट बताओ कितना कितना आएगा। मुस्कान आपने ठीक कहा मेरे बच्चे, अमाउंट का बताओ ना कितना।
अमाउंट। हाँ शाबाश, वेरी वेल डन। मैं यही देखना चाह रहा था कि कौन ठीक करेगा और कौन गलत करेगा। तो मुस्कान, सुरभि, आयुष, आज सब ने बिल्कुल ठीक किया। बेटा जो 3,30,000 है वो 90% गिवन है। तो अगर आप इसको 90 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 10 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो दैट विल बी 36,667। और इसी प्रकार से क्लोजिंग का भी करेंगे। क्लोजिंग का अमाउंट कितना आएगा, ये 438 गिवन है। 438 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10 अगर आप करेंगे तो दैट विल बी 48,667। आयुष मिश्रा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम टू द क्लास। विद्यांशी, दीपिका, नेहा, सबके आंसर सीखा रहे हैं, वेरी वेल डन बेटा। अपने दोस्तों को बता दो ना यार, ज्वाइन कर ले। क्या क्लास के अंदर 20-22 बच्चे बैठे हैं यार, उनको बोलो ज्वाइन कर ले भाई, ये फ़ायदे की चीज़ है, कोई इस पर नुकसान थोड़ी ना है। डेली बेसिस पे 1 घंटा तो मैं ले रहा हूँ यार आपका रिवीजन करवाने में, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ा ले रहा हूँ मैं आपका। जो मर्जी करते रहो यार, 12 बजे से पहले जो मर्जी करते रहो, 1:30 बजे के बाद जो मर्जी करते रहो, 1.5 घंटा तो मैं आपका ले रहा हूँ सिर्फ। और वो भी कुछ ऐसा नहीं करवा रहा जो पहले करवाया हुआ है, नई चीज़ करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग। सैलरीज एंड वेजेस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। सैलरीज एंड वेजेस में वो कहता है कि कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द एनपीएस रेफर अंडर 80CCD फॉर द एम्प्लॉय मिस्टर गणेश हु हैज ड्रॉन द बेसिक सैलरी ऑफ 4 लाख रुपीज एंड डीए ऑफ 40% ऑफ बेसिक सैलरी। 50% ऑफ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मेरे बेटा आप लोग सब मेरे को बताओ, सब बताना मेरे को, एनपीएस के अंदर कितना परसेंटेज अलाउड होता है। एनपीएस में कितना परसेंटेज अलाउड होता है। जैसिका गुड आफ्टरनून बेटा। प्राची बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, 10% अलाउड होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली बच्चे, 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आएगा, सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है। तो आपने सैलरीज एंड वेजेस में एडजस्टमेंट करना है, आपको दिया हुआ है सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस में आपने एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 2 इसका मार्क कर सकते हैं, और 10% का आपने एडजस्टमेंट करना है। फालिया ठीक कह रहे हैं बेटा, यश आप ठीक कह रहे हैं, और आपने इसमें पॉइंट नंबर 2 का एडजस्टमेंट करना है जो कि एनपीएस का एडजस्टमेंट है। फिर पॉइंट नंबर 2 का बी पार्ट है, वो कहता है some of the employees opted for the retirement under the VRS scheme and a sum of 350 was paid to them on 1st of January। मेरे बच्चे आप लोग बताइए मेरे को, ठीक कह रहे हो प्राची अग्रवाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, एसआर भी लेते हैं लेकिन कमीशन नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा, कमीशन और सेल्स नहीं आता। अब आप ये बताओ, अगर कोई वीआरएस ले जाता है तो वीआरएस में सारा पैसा इकट्ठा दे देते हैं या उसे अमोर्टाइज करते हैं 5 सालों में। तो अमोर्टाइज करते हैं 5 सालों में, जिसका सेक्शन यूज होता है 35 DDA, 35 DDA के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, 350 को 1/5 आपने करना है 70,000 रुपीज़। तो सिर्फ 70,000 डेबिट होना चाहिए, बाकी का पैसा आपको एड बैक करना होगा। ओनली 70,000 इज टू बी डेबिटेड एंड बाकी का पैसा यू नीड टू एड बैक। 5 साल में अमोर्टाइज करते हैं, नवल ने कहा है, और बाकी सारे स्टूडेंट भी 5 साल की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवल, शाबाश मेरे बेटा। दीपिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स एन इंटरेस्ट पेड एट 15% पर एनम ऑन लोन ऑफ 18 लाख रुपए विच वाज टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 जुलाई 2021 फॉर द परचेज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिकल कार for 20 लाख रुपीज। द कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। जरा कैलकुलेशन करके देखिएगा मेरे बेटा, कैलकुलेशन करके देखेंगे। 20 लाख का 20 लाख का नहीं, गलत बोल दिया, 18 लाख का लोन, तो 18 लाख का था। 18 लाख का 15% कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून 3 महीने छोड़ दो, 9 महीने के लिए। इंटरेस्ट कितना आता है, 18 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 2 लाख
2500। लेकिन आप लोग बताओ 80 EEB में कितना मिलेगा? 80 EEB में तो 1.5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। अच्छा एक बात बताना मेरे को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार जो है वो पर्सनल पर्पसेस के लिए है। अगर कार पर्सनल पर्पसेस के लिए है तो क्या 80 EEB का डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, फिर भी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पर हम कहते हैं पर्सन क्लेम्स सिडक्शन इन सेक्शन 80 EEB देन इज नॉट अलाउड टू क्लेम। ओ भाई क्या लिख रहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सिडक्शन। ओ भाई ऐसी ऐसी बातें ना लिखो। If a person claims seduction in section 80 EB, then he is not allowed to claim any deduction under any other section. ठीक कह रहे हो, बहुत बढ़िया। पर अब बस एक बात आपने गलत कर दी, सेडक्शन की जगह डिडक्शन आना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Moving on. Next, depreciation allowable as per income tax rules 1962 is 5,50,000 पे, but during the calculation of such depreciation following additions were not considered. तो आयुष कहते हैं सेडक्शन का मतलब क्या होता है? जरा गूगल पे चेक करो सेडक्शन का मतलब क्या होता है। नलायक, गूगल पे चेक करो सेडक्शन का मतलब क्या होता है। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5,50,000 का है, लेकिन ये सारी चीजें अभी तक कंसिडर नहीं हुई हैं। दीपिका कहती है रुको करते हैं। पढ़ना मत। मैं तो नहीं, आप करते रहो, मेरे को आगे चलने दो। नेक्स्ट, तो मोटर कार परचेज करी थी 3.5 लाख रुपए की फॉर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स टू द डीलर। मोटर कार, अच्छा एक बात बताओ मेरे को सर, क्या मोटर कार के ऊपर एडिशन डेप्रिसिएशन मिलेगा? नो। तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम करेंगे, लेकिन एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आयुष कहते हैं ये यूट्यूब में ही देखा वीडियो आ रहा है। तो एडिशन डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। पॉइंट नंबर 5, an asset was purchased for 7 lakh rupees on 17th of November for conducting a scientific research, and the deduction was claimed under section 35 of the Income Tax Act. This asset was sold for the consideration of 9 lakh rupees. हाँ अब ठीक है। अब देखो 7 लाख रुपए की चीज अगर वो 9 लाख रुपए की बेच रहा है तो क्या करोगे आप? आपने क्या करना है, ध्यान से सीखना है इस बात को। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, जब आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे 7 लाख रुपए का पैसा साइंटिफिक रिसर्च का डेबिट होगा, और फिर आपने इस मशीन को बेच दिया। जब आपने बेच दिया तो 7 लाख रुपए आपका क्रेडिट भी होगा अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3। ठीक, और बाकी का बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है, वो बाकी का बचा हुआ 2 लाख रुपए कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स में जाएगा, बाकी का बचा हुआ 2 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो परम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा। ठीक कहा, तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लेकिन 7 लाख रुपए का पैसा बिजनेस इनकम होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और 2 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन्स में जाएगा। 7 लाख रुपए डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, दोनों चीजें होंगी। यहाँ पे प्राची ने कहा 7 लाख को क्रेडिट करेंगे और 2 लाख को कैपिटल गेन में डालेंगे। ठीक कह रहे हो प्राची, शाबाश मेरे बेटा, शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, वेरी वेल डन। तो अच्छा अब ये बताओ, आगे भी चलते हैं, फिर मैं एक ही बार पूछूंगा अदर इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। एग्जामिनर कहता है अ प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड है, अ प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड विच वॉज यूज्ड बाय मिस्टर कमल फॉर हिज बिजनेस फॉर लास्ट 10 years
was compulsorily acquired by the central government in October 2021. The compensation amount of 15 lakh rupees was received on 27th of January 22. Such property was purchased by him on 8th October 2006 for 2,50,000 rupees. He purchased another plot for industrial purposes on 15 April for 7 lakh रुपए. Government has also paid 1,05,000 रुपए interest on such compensation. जल्दी से मेरे को आप ये बता दो. अरे सुनीता देवी वेलकम टू द क्लास. लेकिन सुनीता देवी जी आपने सेक्शन गलत लिख दिया. आपने 54B लिख दिया. मुस्कान 54B नहीं आएगा, डी आएगा. अच्छा तुमने ठीक कर दिया. तो आयुष अग्रवाल आप ठीक कह रहे हैं, सेक्शन 54D होगा. प्राची आपने ठीक कहा, परम ने ठीक कहा, पीयूष सिन्हा ने ठीक कहा, मुस्कान ने ठीक कहा, सुनीता देवी ने 54B कहा था, बी की जगह डी आएगा. सुनीता देवी ने भी ठीक कर दिया है. वेरी वेल डन. तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो. अब ये बताओ, जो 1,05,000 रुपये का इंटरेस्ट है इसका क्या करोगे? अरे वाह, प्राची ने बता दिया. प्राची कहते हैं 57 में 50% का डिडक्शन दे देंगे. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. 1,05,000 रुपये जो मिला है, 1,05,000 रुपये जो मिला है, इस 1,05,000 में से 50% का डिडक्शन दे देंगे और बाकी का बचा हुआ 52,500 रुपये टैक्सेबल करेंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे बेटा, शाबाश, वेरी वेल डन, शाबाश बेटा. आयुष ने कहा एड हॉक डिडक्शन. ये कहाँ से वर्ड्स लेके आते हो आयुष आप, एड हॉक और ये और वो. अभिषेक पंसारी कहते हैं सर इसके ऊपर तो 194 LA का TDS भी होगा. अगर TDS की कहीं पे बात हो रही है तो आप TDS की बात करो, अदरवाइज क्यों करते हो? एग्जामिनर कहता है कि कैलकुलेट करो उसकी टोटल इनकम और कैलकुलेट करो उसकी टैक्स एबिलिटी फॉर द करंट असेसमेंट, ये मानते हुए कि उसने 115 BAC के प्रोविजन अडॉप्ट नहीं करे हैं. ठीक है. अच्छा अब आप मेरे को सब जल्दी से बताओ, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के. आयुष मैं जिनसे पढ़ा बताए थे. अच्छा अब समझ आ गया, आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो. चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं. अब ये बताओ, क्या हमने सारे पॉइंट्स क्लास में कवर करे हुए? जल्दी बता दो, क्या हमने एक पॉइंट क्लास में कवर करा हुआ है? क्या मैंने आपको हर पॉइंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया हुआ है? जल्दी से बता दो. प्राची कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही इजी दे दिया इन्होंने, 14 मार्क्स का क्वेश्चन. अक्षित आए हैं, कहते हैं हा. दीपिका और यशवंत, दीपिका, शरद, यश, नवल, सुधांशु, पीयूष, अभिषेक बंसल, जेसिका शर्मा, सुधांशु महेश्वरी, सब ने कहा जी. अक्षित ने कहा ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था सर जी आपने. परम कहते हैं इसी क्वेश्चन है ना. हाँ जी परम, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से मैनेज कर लेंगे इसको. क्या मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं इसका, या आप आराम से मैनेज कर लेंगे? प्लीज़ मेरे को आप जवाब दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं. उसके बाद प्राची कहते हैं AOI की क्लास में, अच्छा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कह रहे हो. असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की क्लास में आपने जो कराया था क्वेश्चन, तो उसने पैटर्न पता चल गया था 14 मार्क्स के क्वेश्चन का. नवल ने कहा कर लेंगे, दीपिका ने कहा सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, प्राची ने कहा वी विल मैनेज, आयुष ने कहा सर इसमें 35 AD भी है तो इसको AMT का कैलकुलेशन भी करना चाहिए. 35 AD का है, 35 AD तो है नहीं, 35 AD तो स्पेसिफाइड बिजनेस का है, वो तो है नहीं यहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे यशवंत कहते हैं प्राची तुम पक्का बादाम खाती होगी इसलिए तुम्हें इसी लग रहा है, एग्जाम हॉल में पता चलेगा. अभिषेक ने कहा कर लेंगे सर, प्राची ने कहा यश, और उसके बाद हंस रही है. चलो लेट अस मूव अहेड. अच्छा एक बार ये जो आपने कहा है आयुष, वो देख लेते हैं बेटा, क्या हमारे सी इंस्टीट्यूट ने इसके सोल्यूशन में AMT के प्रोविजन लगाए या नहीं लगाए? परम कहते हैं सर ये DDA है, 35 AD कहाँ है ही नहीं 35 AD. वो तो बेचारा ने, उन्होंने लिखा 35 AD. 35 AD क्यों लिखा पता नहीं. अच्छा यहाँ देखते हैं कि इन्होंने कैलकुलेशंस में, टैक्स कैलकुलेशन में क्या किया है. टैक्स कैलकुलेशन में इन्होंने क्या किया है जरा एक बार वो देख लेते हैं.
इन्होंने टैक्स कैलकुलेशन, आयुष देखो बेटा, जो इन्होंने टैक्स कैलकुलेशन करा उसमें सिंपल टैक्स कैलकुलेशन है, ना तो इन्होंने कहीं पे टीडीएस के प्रोविजन डाले हैं और ना ही जो आप कह रहे थे एएमटी, इन्होंने एएमटी लगाया है। अच्छा, एएमटी आ सकता था, एएमटी आ सकता था क्योंकि इसकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा आ रही है। अगर इसकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा आ रही है तो एक बार एएमटी के प्रोविजन आपको चेक कर लेने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक? तो चेक कर लेते, अच्छा रहता। पर यहाँ पे एग्जामिनर ने भी नहीं करा तो आप भी इग्नोर ही करो। एग्जामिनर ने कहा भी नहीं आपको एएमटी चेक करने के लिए। वैसे होना चाहिए, आपकी बात ठीक है, मैं खुद इस बात से एग्री करता हूँ कि एएमटी होना चाहिए। अभिषेक ने कहा ट्राई तो कर ही सकते हैं, ठीक कह रहे हैं। अभिषेक ने कहा एएमटी लगाकर बिल्कुल करना चाहिए। देखो टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा है ना, जहाँ पे भी इनकम 20 लाख से ज़्यादा वहाँ पे तो आपको एएमटी चेक करना चाहिए। प्राची ने कहा क्वेश्चन में बोला ही नहीं है तो क्यों करें। अक्षित ने कहा ओके सर जी, परम ने कहा 115 जेसी नॉट एप्लीकेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पहले एग्जाम में आ चुका है और उसको रिपीट मारा है हमारे इंस्टीट्यूट ने। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, प्यारा इंस्टीट्यूट हमारा, मिस्टर मनिक, a person of Indian origin and a citizen of USA, got married to Miss Anjali, an Indian citizen residing in USA on 24 जनवरी 2021 and came to India on 25 मार्च 2021। तो पिछले साल शादी हुई थी जी, पिछले साल शादी हुई और पिछले साल ही वो हमारे हिंदुस्तान में आया। मानिक नाम है, अंजलि के साथ शादी हुई और अंजलि के साथ वो इंडिया में आया। ही लेफ्ट द कंट्री एक्स, और अपने देश में है। अच्छा, ही लेफ्ट फॉर द कंट्री एक्स मतलब इंडिया से चला गया ऑन 10 जुलाई 2021। ही रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 24 फरवरी 2022 विद हिज वाइफ टू स्पेंड सम टाइम विद हिज पेरेंट्स इन लॉ फॉर 30 डेज एंड देयर आफ्टर रिटर्न टू यूएसए। मजाक बना रखा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, क्यों? He stayed in India for 400 days during 4 years preceding to the current year। पिछले 4 सालों में 400 दिन के लिए वो इंडिया में था। He received the following gift from the relative and his friends of her wife during the current year। From wife's parents, वाइफ के पेरेंट्स, सास और ससुर रिलेटिव होते हैं, क्योंकि रिलेटिव होते हैं इस वजह से ये एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद फ्रॉम वाइफ्स सिस्टर, बीवी की बहन, साली, मेरी कोई साली नहीं है, थोड़ा सा अफसोस होता है, ये भी पैसा रिलेटिव से मिल रहा है, एग्जेम्प्ट होगा। साली रिलेटिव है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ वाइफ, बीवी की क्लोज फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं जी, जितनी मर्जी क्लोज हो, ये हमेशा टैक्सेबल होगा। ये नॉन रिलेटिव है, ये हमेशा टैक्सेबल होगा। सुरभि कहते हैं आधी घरवाली, हाँ जी ठीक कह रहे हैं। एग्जामिनर कहता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दो और उसकी टोटल इनकम निकाल दो जो कि टैक्सेबल होगी, अलॉन्ग विद उसकी टैक्स लायबिलिटी भी बता दो कि टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। तो 3 चीज़ें करना है आपने, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है, और सिर्फ 6% का क्वेश्चन दिया है, ओनली 6%। यहाँ पे प्राची कहते हैं आपको साली ना होने का कितना दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है। देखो सुरभि का मैसेज पढ़ो, आपको समझ आएगा। सुरभि का मैसेज पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि मेरे को इतना दुख क्यों है। आयुष कहती है 120 वाला कंसेप्ट लगेगा। अक्षित कहते हैं 120 दिन और बिकॉज इंडियन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख। प्राची ने कहा 6 सी लगेगा, हो जाएगा आराम से। दीपिका ने कहा, अभिषेक हंस रहे हैं, सुरभि हंस रही है, आयुष हंस रहा है, पलक हंस रही है। चलो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर ने। अब आप एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखो। सुरभि कहती है, अच्छा नवल कहते हैं 131 डेज मीन शी इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद सुरभि ने कहा ऐसा पोल मत खोलो आपकी, हा। प्राची कहते हैं आधी नहीं तो क्या हुआ, पूरी तो है। हाँ जी, अब मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। ये जो 16 लाख रुपए है,
ये 16 लाख का मतलब हो गया कि 15 लाख से ज़्यादा है। 16 लाख है तो इसका मतलब 15 लाख से ज़्यादा है। ठीक, ये 16 लाख का मतलब है कि 15 लाख से ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करके देखना, आपको पता चलेगा कि 120 से ज़्यादा आ रहे हैं और पर्सन ऑफ इंडियन रीजन भी है। तो अगर पर्सन ऑफ इंडियन रीजन भी है, 120 से ज़्यादा भी है, 15 लाख से ज़्यादा भी है, तो आपको इसका सोल्यूशन करने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसने 120 डेज वाला कंसेप्ट शायद नहीं लगाया। इनकम तो बता रहा है, इनकम तो बता रहा है 16 लाख की, इनकम तो बता रहा है 16 लाख की, लेकिन हाँ यहाँ पे 120 डेज की बात भी कर रहा है। जरा यहाँ पे पढ़ना सोल्यूशन इसका, यहाँ पे ये सोल्यूशन पढ़िए, पूरी बात क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ना। Mr. Manik is a person of Indian origin who has come on a visit to India during the previous year. Since the total income other than income of a foreign sources exceeds 15 lakh rupees, he would be resident in India if he stays in India during the year for 120 days or more and 365 days or more during the 4 years preceding the relevant year. अब वो इंडिया में कितने दिन के लिए था वो बता दीजिए। वो इंडिया में था 131 डेज के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप किसी एक स्टूडेंट ने कहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस ही स्टेज इन इंडिया फॉर 131 डेज एंड फॉर 400 डेज ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द ईयर, ही इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये NOR की कैटेगरी में आ जाएगा, ये NOR की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आयुष कहते हैं इतना इंग्लिश लिखना होगा। नहीं बेटा मत लिखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ। एग्ज़ाम देना भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो, कोई इश्यूज़ नहीं है बेटा। अब आप इसकी इनकम निकालिए। इनकम में हमें पता है कि सिर्फ 16 लाख की इनकम आएगी। अब ये कहानी नहीं समझ आ रही कि इसने यहाँ पे ये नया वाला स्लैब रेट क्यों लगा दिया अपनी मर्जी से। क्या क्वेश्चन में कहा है नया स्लैब लगाओ, कहीं लिखा हुआ है? कैलकुलेट द टैक्स एबिलिटी लिखा हुआ ऑन सच इनकम। अब ये तो लिखा नहीं नया स्लैब लगाओ। तो आप एक काम करना, सुनो, आप एक काम करना, जो 16 लाख की इनकम है उसके ऊपर दोनों के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, ओल्ड के हिसाब से भी कर लेना, न्यू के हिसाब से भी कर लेना। ओल्ड स्लैब भी कर लेना और न्यू स्लैब भी कर लेना, दोनों के हिसाब से काम करके देख लेना कितना आता है। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, मेरे साथ साथ में आप भी करो। सुरभि कहती है क्यों लगाया, मेरे को भी नहीं पता बेटा क्यों लगाया इसने। 16 लाख माइनस 10 लाख इंटू 0.3 जमा 1,12,500 का 4% और जोड़ दो तो ओल्ड स्लैब के हिसाब से आता है 3 लाख, ना सॉरी, हाँ ठीक है, 3,04,200 ओल्ड स्लैब के हिसाब से आ रहा है। आप न्यू स्लैब के हिसाब से भी कर लो, न्यू स्लैब के हिसाब से भी कर लो। न्यू स्लैब के हिसाब से अगर करें, न्यू स्लैब के हिसाब से करें और एजुकेशन सेस भी लगा दें तो हमारे पास आता है 2,26,200। तो यहाँ पे करता हूँ मैं भी 2,26,200। बताइए बेटर क्या है, व्हाट इज बेटर? बेटर इज टू फॉलो न्यू स्लैब अंडर धारा 115 BB, क्या था, BAC, अंडर धारा BAC। तो 115 BAC फॉलो कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टैक्स एबिलिटी कम आ रही है। 6 नंबर का क्वेश्चन था, जान खा गया है। 6 नंबर के क्वेश्चन में जान खा गया एग्जामिनर। 15 लाख भी डाल दिया, ROR NOR भी डाल दिया, स्टेटस भी डाल दिया, टैक्स एबिलिटी भी डाल दिया, टैक्स एबिलिटी पे ओल्ड स्टूडेंट भी डाल दिया, न्यू भी डाल दिया, खून पी लिया, ड्रैकुला बन गया मेरा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इसने यही कहा है, कहता है जी अगर टैक्स एबिलिटी निकालूंगा नॉर्मल प्रोविजन पे तो 3,04,200 आएगा, 3,04,200 आएगा। और अगर मैं 115 BAC से करूँगा तो टैक्स कम आएगा। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम टू फॉलो 115 BAC। अक्षित कहते हैं सर एग्ज़ाम में दोनों स्लैब से करेंगे, चेक करेंगे, अक्षित ने पूछा है। अब भाई अगर इसने किया है तो आप भी कर लेना। या तो वैसे तो होना ये चाहिए कि एग्जामिनर साफ साफ बोले कि भाई आप टैक्स एबिलिटी बताओ
कीपिंग इन माइंड द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। अगर ये भी कह देता ना कि कीपिंग इन माइंड द मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, तो भी समझ आता है कि एग्जामिनर हिंट दे रहा है कि भाई दोनों की कैलकुलेशन कर दे। अब एग्जामिनर कुछ कह ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने जबरदस्ती दोनों लगा दिए, तो चल कोई बात नहीं भाई, हम भी लगा देंगे दोनों। दीपिका कहती है इस चैप्टर पर चाहते जितना मुश्किल बना लो कर देंगे। आयुष ने कहा सर अगर बोल नहीं रहा एग्जाम में तो ओल्ड से ही कर सकते हैं जी। प्राची ने कहा रेसिडेंशियल चैप्टर एस तो कितना भी मुश्किल आ जाए हो जाएगा। प्राची ने भी यही बात बोली और वहां से दीपिका ने भी यही बात बोली। क्या बात है। प्राची आप कहाँ रहते हो, दीपिका आप कहाँ रहते हो, जरा बताना। दो स्टूडेंट हिंदुस्तान के दो अलग अलग कोनों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, सेम बात सेम मोमेंट पे टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आयुष ने कहा हमको मिनिमम टैक्स लायबिलिटी निकालने के दिखाना चाहिए। कर देना ना बेटा, दोनों कर देना, कोई इश्यूज नहीं है। अभिषेक बंसल कहता है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, ठीक है बेटा कर देना। मुस्कान ने कहा सर इसमें एक्सेप्शन इसलिए नहीं अप्लाई हुआ ना बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन एक्सेप्शन तो एक और लगा दिया हम लोगों ने। एक यहाँ पे स्टूडेंट है जिनका नाम है महिपाल खादव, मोटिवेशनल वाला खादव। हाय, हेलो जी हेलो। प्राची ने कहा EXLGA H, मुस्कान 4 वाला, पता नहीं क्या कह रही है। सुरभि ने कहा प्राची अनुराग H, और दीपिका ने कहा चुरू राजस्थान। अच्छा चुरू राजस्थान। और प्राची कहाँ से है जी, प्राची आप कहाँ से हो। यशवंत ने कहा फिर भी एक सोच है दोनों की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्राची ने कहा मथुरा। अच्छा अच्छा, ये मथुरा से अनुराग है, प्राची नहीं है। प्राची के आईडी से आया हुआ है, अब समझ आया मेरे को। अनुराग मथुरा वाला और दीपिका चुरू वाली। ओहो समझ गया समझ गया। दोनों अलग अलग कोने में बैठे हुए देश के, दोनों सेम टाइप कर रहे हैं मैसेज, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ से आयुष ने कहा एग्जाम में टाइम भी बचाना होता है। नवल ने कहा अनुराग का सोच और दीपिका का सोच इतना कैसे मिल सकता है, अनुराग रणवीर तो नहीं है। मुस्कान ने कहा सर कौन सा एक्सेप्शन लगाया, 4 वाला, आई एम नॉट योर स्टूडेंट। मुस्कान कहती है मुस्कान आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो 4 वाला एक्सेप्शन केस आपको कैसे पता। 4 वाला ही लगा है, मैं हमेशा 4 वाला करवाता हूँ, मैं हमेशा 4 एक्सेप्शन केस करवाता हूँ। इसमें 4 वाला ही लगा, 120 दिन वाला और 15 लाख वाला, ये वही लगाया हमने यहाँ पे। उसके बाद आयुष कहते हैं सर H मतलब यही होता है। अच्छा जी। सुरभि, दीपिका, प्राची इतने दिनों से आप नहीं समझ पाए भाई। सुरभि ने कहा और सुरभि जयपुर वाली। फालिया ने कहा एंजल प्रिया है। प्राची ने कहा नवल। प्राची ने कहा भाई यश लैपटॉप में दी की आईडी लॉगिन है बस इसी वजह से। और उसके बाद यश ने कहा ना, यशवंत ने कहा ओहो। आयुष कहते हैं बकवास छोड़ो अगला क्वेश्चन करवाओ। ठीक है आयुष, बकवास छोड़ता हूँ, अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो अगला क्वेश्चन। 8 टके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफ में करना भाई, डिटेल में नहीं करना। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ TDS एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ TDS अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स। मुस्कान कहते हैं ओके सर, TYSM उपकार किसी ने बताया था 4 वाला एक्सेप्शन। अच्छा जी। नेक्स्ट आ रही है 51,000 पेड टू मिस्टर ए, a resident individual as an interest income on compensation awarded by motor accident claim tribunal by the transport company। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। महिपाल ने कहा नाइस टीचर, थैंक यू भाई। जल्दी से बताओ जी, क्या इसके ऊपर TDS के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे। बोलो। यहाँ पे अक्षित ने कहा 10% लगेगा 194A में। भाई 51,000 पे रेसिडेंट को एज इंटरेस्ट इनकम दे रहा है। हाँ 194A का 10%। यशवंत, अनूप, दीपिका, प्रोजेक्ट गाइडर, अभिषेक बंसल, सुरभि त्रिवेदी, आयुष अग्रवाल, नवल किशोर, सिम्मी, यशवंत, आयुष, अभिषेक पंसारी सब कहते हैं कि साहब इस पर डेफिनेटली लगेगा।
चलो एक बार हम लोग भी चेक करें, क्या हमारे इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर टीडीएस लगाया? बिल्कुल लगाया जी। 10% लगाया? बिल्कुल लगाया। कौन से सेक्शन में लगाया? 194A में लगाया। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आप लोगों ने टाइप करा, बिल्कुल ठीक टाइप करा। मन करता है आपके प्यारे प्यारे हाथों को चूम लूँ। आगे चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है आशा डिपॉजिटेड 35 लाख रुपए एट 10% पर एनम ऑन 1 जुलाई विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। 35 लाख का 10% बटा 12 गुणा 9, ये पैसा कितना मिलेगा? कुछ गलती कर दी मैंने। 35 लाख का 10% बटा 12 गुणा 9, ये हो गया जी 2,62,500। तो 2,62,500 रुपए का इंटरेस्ट है। क्या टीडीएस होगा? आंसर इज यस, इसके ऊपर भी टीडीएस होगा। यहाँ पे यशवंत कहते हैं सर जी पहले मुझे टीडीएस में प्रॉब्लम था, अब रिवीजन कर लिया। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश। तो आप लोग सब ठीक कह रहे हैं, 194A में टीडीएस होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 100% आप ठीक कह रहे हैं। अभिषेक ने कहा ये टीडीएस इज एप्लीकेबल। आओ ज़रा देखें हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया। हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, 2,62,500 का 10% 194A में लगाया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभिषेक बंसल कहते हैं सर फर्स्ट वाले में 5,000 की थ्रेशोल्ड लगाएंगे ना, अदर देन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस है? लगाएंगे, पर 5,000 से ज़्यादा है ना बेटा, तो वो तो वैसे ही आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो वैसे ही टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा है ये। और उन्होंने लिखा भी वो सारी बातें। देन उसके बाद प्रोजेक्ट गाइडर ने कहा यस 10%। यश, सिमी, दीपिका एंड दीपिका सुरेखा, वो सबके आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ भाई, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट आ जाओ। नरेश ने 15 लाख में जीता है, कौन बनेगा करोड़पति पे? तो टीडीएस कटेगा? यस कटेगा। कितना? 30%। सेक्शन क्या लगेगा? 194B लगेगा। 194B लगेगा। 194B में 30% का टीडीएस लगा देना। ठीक हो गया? कोई इश्यूज नहीं? बाजीगर, अरे वाह, बाजीगर। चलो नेक्स्ट आओ जी। अविनाश डिपॉजिटेड 2 लाख रुपए एट 11% पर एनम ऑन 1 मई फॉर हाफ ईयर विद हाइक इन्वेस्टमेंट एलएलपी। करो जी, 2 पेटी का 11% मई में किया है, तो आधे भी निकले तो 6 भी निकले, बटा 12 गुणा 6, तो 11,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। 11,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब इसके ऊपर आपको देखना होगा टीडीएस होगा या नहीं होगा। अक्षित ने कहा इजी क्वेश्चन है सर जी टीडीएस वाला। तो अक्षित ठीक कह रहे हो आप, इजी क्वेश्चन है, ठीक कह रहे हो मेरे बेटा। अच्छा अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, नितेश ठीक कह रहे हो, दीपिका ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे 5,000 की लिमिट लगाएंगे बेटा, क्योंकि बैंक से नहीं मिल रहा। बैंक से मिल रहा होता, बैंक से मिल रहा होता तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाते 40,000 की। बैंक से नहीं मिल रहा, इस वजह से लिमिट हमने लगाई यहाँ पे 5,000 की। और जो आप ऊपर कह रहे थे ना बेटा, वहाँ पे भी 5,000 की लिमिट आएगी। या इसने यहाँ पे 50,000 क्यों लिखा, ये गलत है। यहाँ पे लिमिट जो है वो 5,000 की आएगी। चलो, तो टीडीएस का क्वेश्चन तो ये काफ़ी आसान था भाई, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। दिस वॉज प्रिटी इजी, डैम इजी। 40,000 बैंक और पोस्ट ऑफिस है, अक्षित ने कहा ठीक कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करना। मुस्कान ने कहा सर ये विनिंग है तो इसमें 30% का टैक्स एंड 30% का टीडीएस होगा, केबीसी वाला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा ठीक कह रहे हो आप। तो जितना टीडीएस है उतना ही टैक्स है। बस एक बात का ये ध्यान रखना, टीडीएस पे सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, वो आपको अलग से कैलकुलेट करके देना होगा। बस इतना ध्यान रखना। आयुष कहते हैं नहीं सर ठीक है, वो सीनियर सिटीजन को मिला है तो वहाँ 50,000 की लिमिट है। क्या है, सीनियर सिटीजन को मिला है? देखो एक बार, अगर हाँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा।
51,000 इज पेड टू ए रेसिडेंट, इंटरेस्ट इनकम कंपनसेशन अवॉर्डेड टू मोटर। कहाँ लिखा है बेटा? मिस्टर ए सीनियर सिटीजन है, कहीं पे दिख रहा है बेटा? मिस्टर ए सीनियर सिटीजन के लिखा हुआ है? अच्छा नहीं, ये तो रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है बेटा सीनियर सिटीजन, कहाँ लिखा है? हाँ जी मेरे बच्चे, कहाँ लिखा है मिस्टर ए सीनियर सिटीजन है? अगर मेरे से मिस हो रहा है तो 51,000 पेड टू मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल एज एन इंटरेस्ट इनकम कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं पे सीनियर सिटीजन लिखा हो। आयुष, आयुष मेरे को तो नहीं दिख रहा बेटा कहीं पे सीनियर सिटीजन लिखा हुआ। मुझे रेसिडेंट को सीनियर समझ लिया, वही तो। चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, हम तो बड़ा हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है आगे चलते हैं। अभिषेक कहते हैं होता अगर फिर भी 5,000 की लिमिट ही, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस, ठीक कह रहे हो आप, बैंक और पोस्ट ऑफिस में 5,000 की लिमिट, 50,000 की लिमिट है, बाकी सब जगह तो 5 की लिमिट है। आगे चलते हैं यहाँ से, लेट अस मूव अहेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। कहता है एग्जामिनर, वरुण इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट असेसमेंट ईयर। He gives you the following information of his incomes and expenses of his house property for the current year. He owns 2 houses, one in Australia and one in Delhi. बड़े बड़े लोग, एक ऑस्ट्रेलिया में मकान, एक दिल्ली में मकान। The house in Australia is let out and the rent of SGD, SGD क्या होता है? SGD, SGD पता नहीं, होता होगा कुछ। The rent of SGD of 3,000 रुपये पर मंथ, the entire rent is received in India. Received in India लिख दिया भाई। अगर received in India लिख दिया तो ये इंडियन इनकम है, और क्योंकि इंडियन इनकम है तो ये फुली टैक्सेबल है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, अभिषेक कहते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसको हम लोग UD लिखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हम लोग SGD नहीं लिखते। यहाँ पे पता है SGD क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे SGD लिखा हुआ है सिंगापुर डॉलर। SGD का मतलब सिंगापुर डॉलर है। और हमारे एग्जामिनर की हालत देख लो, सी इंस्टीट्यूट की हालत देख लो, कॉपी भी ढंग से नहीं कर पाते। इन्होंने क्या किया होगा, ऑस्ट्रेलिया के पहले इस क्वेश्चन में सिंगापुर लिखा होगा तो सिंगापुर की जगह ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, लेकिन करेंसी में सिंगापुर डॉलर ही लिखा हुआ है, वहां पे इन्होंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं करा। इसीलिए कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। ये देख लो जी, ये हमारे इंस्टीट्यूट की हालत है, नकल भी ढंग से नहीं करते। चलो, ही पेड $1,000 एंड सीवेज टैक्स ऑफ $500 देयर। $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज का। ठीक है जी। तो अब ये क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है तो आप ये इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर देना 55 के साथ, और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं दोनों, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, आप इनको लेस कर देंगे। ये म्यूनिसिपल टैक्सेस आप इनको लेस कर देंगे, 24A का डिडक्शन भी देंगे, तो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया वाली। उसके बाद द हाउस इन दिल्ली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 20 लाख टू कंस्ट्रक्ट द हाउस ऑन 1 जून 2017 एट 12%। द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 31 मई 2020 एंड ही ऑक्यूपाइड द हाउस फ्रॉम 1 जून। तो बताइए क्या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे आप यहाँ पे? क्या आप आराम से प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे? किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी? बोलो भाई बोलो, दीपिका, नितेश, अभिषेक, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फालिया, यश, कि हमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट चेक करना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का टाइम पीरियड शुरू होगा 1 जून 2017 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 में जाके, 31 मार्च 2020, क्योंकि मई 20 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, उससे पहले 31 मार्च आएगा, 31 मार्च 2020 को। द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेकंड हाउस इज 2500 रुपये। तो दिल्ली वाले मकान का 2500 रुपये है, दिल्ली वाले मकान का 2500 रुपये है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि लेस नहीं होगा, मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। कंप्यूट इनकम विच इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ वरुण फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। 4 नंबर का ये क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अंदर दिक्कत आनी चाहिए।
मेरे को नहीं लगता कि आपको इसके अंदर दिक्कत आनी चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने करेंसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद दोनों जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं उनको लेस कर दिया, 24A का डिडक्शन भी दे दिया, एंड जो दिल्ली वाला मकान है वहाँ पे लोन का 2 लाख का इन्होंने डिडक्शन दे दिया। तो उसके बाद सेटअप करने के बाद इनकम आ गई, और फिर उन्होंने नीचे कुछ फुटनोट्स दिए हुए हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वगैरह भी इन्होंने दिया हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, जैसे आप में से किसी ने 34 मंथ्स कहा था, प्राची ने 34 मंथ्स कहा था, तो 34 मंथ्स है, एंड उसको 5 सालों में इक्वल बेसिस पे अमोर्टाइज करना है, तो वो बिल्कुल आपने ठीक कर दिया। तो 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अच्छे से हो गया। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत, डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो जी, ये क्वेश्चन भी इन्होंने जो दिया हुआ है अजीब सा दिया हुआ है, नहीं देना चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक दिया हुआ जी, बड़े चालाक हैं सी स्टूडेंट वाले, इतने चालाक हैं। दीपिका कहते हैं बचा हुआ 80 में जाएगा। देखो 80 में जाएगा अगर मकान उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परचेज करा हो, मकान का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो। अगर आप अज्यूम करते हो कि 80 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप 80 ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे हिसाब से होना चाहिए, देना चाहिए, होना चाहिए, देना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाओ। सुरभि ने कहा इजी था, अक्षित ने कहा सैलरी, दीपिका ने कहा बचा हुआ, अच्छा हो गया, बचा हुआ इसका हो गया। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। आकांक्षा एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि ये डाटा आपको दे रही है। बेसिक सैलरी, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, देन मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, फुली टैक्सेबल होगा 18,000 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स 50% एम्प्लॉयर ने दिया, 50% ऊपर ऐड होगा, बाकी का नीचे लेस हो जाएगा सारा का सारा। प्राची ने कहा 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच में सेक्शन हुआ होता तो हो जाता, ये जून 2017 में लिया है। देखो एक बार, जून 17 है क्या? अरे वाह, क्या बात है प्राची, बहुत बढ़िया, जून 17 है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस वजह से 80 नहीं लगेगा। तो दीपिका आपको प्राची ने जवाब दे दिया, दीपिका प्राची ने आपको जवाब दे दिया, तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होंगी। यहाँ पर मुस्कान ने कहा सर वो तो प्रिंसिपल AMT P आएगा, 80 इंटरेस्ट पर नहीं आएगा। उल्टा बोल दिया मुस्कान आपने। जो 80 है वो इंटरेस्ट का आता है बेटा, प्रिंसिपल का नहीं आता, उल्टा बोल दिया आपने। और जैसे प्राची ने कहा, उनकी बात सुनिए, प्राची ने बिल्कुल ठीक कहा कि 80 तो तब आएगा जब 19 और 22 के बीच में अगर उसका लोन है और डिस्बर्समेंट है और प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। यहाँ तो प्रॉपर्टी 17 में परचेज कर रहा है, तो 80 वैसे ही नहीं आएगा। हाँ प्राची आप ठीक कह रहे हो, 80C में प्रिंसिपल अमाउंट आता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अक्षय, श्रद्धा, पीयूष बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। देन आ जाओ आगे, बिल्कुल सुरभि, अभिषेक ठीक कह रहे हैं आप लोग। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, बढ़ो आगे। प्रोफेशनल टैक्स आधा एम्प्लॉयर ने दिया, आधा ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देना, लेकिन जब लेस करोगे तो पूरा लेस हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गिफ्ट वाउचर गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बर्थडे, गिफ्ट वाउचर 5,000 से ज़्यादा है, टैक्सेबल हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ आकांक्षा पेड बाय द एम्प्लॉयर, आकांक्षा कौन है? अच्छा एम्प्लॉई है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा जी, ये टैक्सेबल हो जाएगा। लैपटॉप दिया है घर पे काम करने के लिए, लैपटॉप एग्जेम्प्ट हो जाएगा। द कंपनी ओन्स अ मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार विच वॉज प्रोवाइडेड टू द SSC बोथ फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, ड्राइवर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। इंजन कैपेसिटी वॉज मोर देन 1.6 लीटर्स। जरा ये एग्जामिनर को बुलाओ, उससे बोलो कि जरा दिखा पूरे हिंदुस्तान में कौन सी स्विफ्ट कार है जिसका इंजन 1600 सीसी से ज़्यादा है। पागल का बच्चा कुछ भी लिख देता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी लिख दो कहीं पे भी। बच्चों को पता नहीं है तो समझ ये थोड़ी ना बेको बना दो। स्विफ्ट कार है यार, स्विफ्ट कार का इंजन ही 1350 सीसी का है।
ये कहता है 1600 सीसी का है, चलो जी मान लेते हैं इसकी बात, 1600 सीसी कर देते हैं। अगर 1600 सीसी का है तो 2400 रुपये कार का और 900 रुपये ड्राइवर का, 2400 प्लस 900 कर देना। जैसिका कहती है वही सोच रही थी मैं भी। जैसिका, दिल्ली वालों का दिमाग सेट चलता ना। नेक्स्ट आओ जी। Annual credit card fees paid by the employer. Credit card is not exclusively used for official purposes. Details of usage are not available. Fully taxable कर दो, fully taxable कर दो। आप अपना कार दिखा देना उनको, नवल ने कहा है। मेरी कार तो डिजायर से भी बेकार वाली कार है मेरे पास। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम विच इज चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अच्छा अब सुनो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या? आरटीपी के अंदर, एमटीपी के अंदर कहीं पे भी इन्होंने सैलरी के प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट नहीं डाला हुआ, नहीं डाला हुआ कहीं पे भी। इनको पता है इस सी इंस्टीट्यूट को कि प्रोविडेंट फंड का पॉइंट डालते ही क्लेश मचेगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में एक तो वो 12% वाली लिमिट आती है और दूसरा 7.5 लाख वाली लिमिट आती है। तो मैंने तो आपको ये कहा कि 12% भी अप्लाई कर दो, 7.5 भी अप्लाई कर दो। ओवरऑल अगर आप 7.5 लाख अप्लाई कर दो तो भी ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर 7.5 लाख रुपए तक का पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एग्जेप्ट रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा। और ऐसे ही 7.5 लाख रुपए के अमाउंट तक का जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज भी एग्जेप्ट रहेगा। एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूट करता है 2.5 लाख रुपए तक का पैसा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जेप्ट है। तो 9.5% वाली लिमिट बेकार हो गई, रिडंडेंट हो गई। और इसी प्रकार से अगर प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो फिर 5 लाख की लिमिट चेक करनी है आपने। याद है आपको, ये सारी बातें मैंने क्लास नोट्स में लिखवाई हुई हैं आपको अच्छे से। और एग्जाम के अंदर प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एक्चुअल में हम लोगों ने प्रोसीड कैसे करना है। और यहाँ पे आप देखिए सैलरी का क्वेश्चन दिया मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन एग्जामिनर की कहीं हिम्मत नहीं हुई, एग्जामिनर की कहीं पे हिम्मत नहीं हुई कि एग्जामिनर जो है वो आपको, एग्जामिनर आपको वो दे दे, क्या कहते हैं, उसका पॉइंट डाल दे। नहीं डाला इन्होंने, इसकी हिम्मत ही नहीं है एग्जामिनर की। ठीक है, तो चलो यहाँ से और आगे चलते हैं, यहाँ से और आगे चलते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सैलरी का क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना सैलरी के क्वेश्चन में? सैलरी के क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप लोग कर लेंगे ना सैलरी का क्वेश्चन? मैं वेट करूँ आपकी आंसर्स की। प्राची ने कहा काश ना आए तो ही अच्छा, प्रोविडेंट फंड में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे मैडम प्राची, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कहोगे तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, नो कंफ्यूजन एट ऑल, कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। यशवंत कहते हैं सर जी सैलरी का चैप्टर मुझे हार्ड है, सैलरी का चैप्टर मुझे हार्ड लग रहा है, बहुत कंप्लायंसेस हैं, बहुत कंडीशंस हैं, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। दीपिका ने कहा सर सैलरी आता भी नहीं है एग्जाम में। क्या बात कर रहे हो, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है एग्जाम में। चलो अब आगे चले यहां से, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जान खा गया, खत्म ही नहीं होने को आ रहा। नेक्स्ट आओ जी, सी पार्ट, एग्जामिन द, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आयुष कहते हैं ठीक है आयुष जी, जो हुक्म मेरे आका। चलो आगे चलते हैं। नीतीश ने कहा करवा दीजिए, ठीक है। दीपिका ने कहा मेरे को तो अच्छे से आता है। प्राची ने कहा सर वो कोई क्वेश्चन में 7.5 कम होता कंट्रीब्यूशन तब टैक्स कर देते हैं, इसलिए बस। नहीं बेटा, अगर 7.5 लाख से कम है तो आप पूरा एग्जाम कर दीजिए, उसे टैक्सेबल मत करिए। पीयूष ने कहा नहीं सैलरी इजी, टीडीएस हार्ड है। चलो अपनी अपनी ओपिनियन से आगे चलते हैं। Explain the taxability of capital gains in the following scenario for the current assessment year. Determine the amount of tax and the rate of tax applicable. On 20 दिसंबर 2021, 5,000 shares of AB Limited, a listed company, are sold by Mr. Kumar at 500 रुपये per share. STT was paid at the time of sale of the shares. These shares were acquired by him on
जून 2017 फॉर 425 पर शेयर बाय पेइंग एसटीटी एट द टाइम ऑफ परचेज। ऑन 31 मार्च 2018 द शेयर्स of AB Limited were traded on the recognized stock exchange at the fair market value of 450 रुपये। ईमानदारी से बताइए कर लोगे? अक्षित, दीपिका, ईमानदारी से बताओ, सेक्शन 112A है, कर लोगे? 112A, हाँ या ना? LTCG कैलकुलेट करके 1 लाख रुपए एग्जाम करना है, क्या आप इसे कर लोगे? कहाँ पे हायर लेना है, कहाँ पे लोअर लेना है, हो जाएगा। मैंने बड़े अच्छे तरीके से टाइमलाइन बना के बताया था कि पहली फरवरी 2018 तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, फरवरी 2018 के बाद वाला प्रॉफिट टैक्सेबल है, और उसके लिए उन्होंने हायर लोअर वाला कंसेप्ट लगाया है। इंडेक्सेशन नहीं होगा जैसे प्राची ने कहा। आयुष कहते हैं 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा, बाकी रेस्ट के बाद 10% का टैक्स लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, रीजन भी बताया था, अभिषेक पंसारी कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। तो ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हो कि आप कर लोगे, ठीक हो जाएगा सर जी, सुधांशु ने कहा। अक्षित ने कहा कॉस्ट, ठीक कह रहे हो आप, कॉस्ट की बात हो रही थी, और कॉस्ट लिखने के बाद आपने डिलीट कर दिया उसे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सतीश इज ओनर ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जुलाई 2015 फॉर 10,50,000 रुपये। ही सोल्ड द सेट हाउस ऑन 14 अक्टूबर फॉर 25 लाख रुपए। वैल्यूएशन एज पर द स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी वॉज 45 लाख रुपए। अरे वाह, 45 और 25, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस 110% से ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से सेल कंसिडरेशन विल बी इक्वल टू 45 लाख रुपए। ही इन्वेस्टेड 15 लाख रुपए इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब हो गया यहाँ पे 54 EC, सेक्शन 54 EC इन 20 मार्च। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या इसको डिडक्शन मिलेगा, 54 EC का एग्जामिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मकान बेचा है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर के बाद 14 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 14 मार्च ना, मार्च के बाद अप्रैल, 14 अप्रैल। अगर 14 अप्रैल तक इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो एग्जामिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 20 मार्च को कर रहा है, 14 अप्रैल से पहले कर रहा है, एग्जामिशन मिल जाएगा। आयुष कहते हैं LTCG देन 54 EC का एग्जामिशन मिलेगा इफ परचेज विद इन 6 मंथ्स। आयुष बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे बेटा, शाबाश। आयुष मिश्रा कहते हैं विद इन 6 मंथ्स है सर जी। श्रद्धा ने कहा 6 महीने, परम ने कहा 50C का फुल वैल्यू कंसिडरेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखा परम, सेक्शन भी याद है, ये होता है फायदा परम हाथ से लिखने का, कि जहां पे हमें सेक्शन भी याद होते हैं। और आप अपने दोस्तों से बात करके देखना, उनको सेक्शन इतने याद नहीं है जितने आपको याद है। नमल ने कहा यस मिलेगा, दीपिका ने कहा मिलेगा, श्रद्धा ने कहा मिलेगा, विद्यांशी ने कहा मिलेगा, पीयूष ने कहा मिलेगा, सुरभि ने कहा मिलेगा, नितेश ने कहा यस, आयुष ने कहा मैक्सिमम 50 लाख का लिमिट मिलेगा, परम कहते हैं यस सर जी। बहुत बढ़िया, तो आराम से आप कर लेंगे, मेरे को नहीं लगता आपको इस पर डाउट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हे प्रभु, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ये तो। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर राजकुमार, मेहनत की है प्राची कहते हैं। सही बात है बेटा, मेहनत तो बहुत करी है। अच्छा प्राची, अनुराग आपको याद है, नवल आपको याद है, मैं शुरू से एक बात आपको क्या कह रहा हूँ, मैं शुरू से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यार मैं आपके साथ आखिरी दिन तक खड़ा रहूँगा, और एग्ज़ाम के बाद भी आई विल स्टार्ट विद यू। आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं वो आपने डिसाइड करना है। आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। मैं बार बार शुरू से ये बात बोल रहा हूँ, एंड आई हैव प्रूव्ड माई वर्ड्स कि देखिए मैं अक्टूबर के मिड में भी या तीसरे हफ्ते में भी मैं आपके साथ हूँ। आपको RTP भी करवाया, MTP भी करवा रहा हूँ, सारे MCQs करवाए, केस स्टडीज करवाए, सब कुछ करवाया मैंने आपको। इसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो बेटा फिर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यश ने कहा हम भी आपके साथ हैं। प्राची ने कहा जी सर आप खड़े ही हैं हमारे साथ और हम भी। अक्षित ने कहा हम भी आपके साथ हैं सर जी। मुस्कान ने कहा थैंक यू सर जी। मुस्कान वेलकम। मुस्कान कभी मेरे को व्हाट्सएप पे बात करना, मेरा नंबर है 8010921000। कभी मौका मिले व्हाट्सएप पे बात करना।
आगे चलते हैं। मिस्टर राजकुमार, जिसकी उम्र 65 साल है, रिटायर्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी से हुआ है, दिल्ली में रहता है। वो आपको डाटा दे रहा है इनकम्स की और पेमेंट्स की फॉर द करंट ईयर। पेंशन इनकम है 8.5 लाख रुपए, तो यहाँ से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना, तो 8 लाख की इनकम हो रहेगी। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3,35,000 रुपये है, ग्रॉस दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा, हालांकि इसमें टीडीएस हुआ होगा। मुस्कान ने कहा, परम ने कहा इट्स टू वे ट्रैफिक सर। जी ठीक कहा आपने। मुस्कान कहते हैं यस सर, की थी आपने, लिंक भेजा था टेस्ट का, ओके। यश ने कहा स्लैब 2। नवल कहते हैं आपको IDKI के साथ बात नहीं करते ना, मतलब IDKI के साथ नहीं करते। परम ने कहा 195A नहीं 194A। अक्षित ने कहा 80TTB, ठीक कह रहे हैं आप, TTB लग जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 80TTB का 50,000 रुपया रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक 27,000 रुपये फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ। द इंश्योरेंस वॉज टेकन इन जुलाई 2017 एंड सम एश्योर्ड इज 2,40,000 रुपये। आप लोग बताओ 2,40,000 रुपये का कितना परसेंटेज लगाओगे? 2,40,000 का कितना परसेंटेज, 10 या 20? 10%, शाबाश। तो 10% का मतलब कि 24,000 का ही मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। अब प्रीमियम ऑफ 37,500 was paid by check for health insurance of self and जनानी, he is also a senior citizen, वो भी जनानी भी सीनियर सिटीजन है, तो पूरे 37,500 का डिडक्शन मिल जाएगा 80D में। तो खुद भी सीनियर सिटीजन, जनानी भी सीनियर सिटीजन, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 80D में 50,000 तक का। 3,000 रुपये वॉज पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप एंड 4,500 रुपये वॉज पेड थ्रू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप ऑफ हिज फादर। तो ठीक है, 3,000 और 4,500, दैट मीन्स मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन और मिल जाएगा 80D में। ठीक। दीपिका ने कहा 194DA भी लगाएंगे। बेटा वो तो तब होगा ना जब TDS के प्रोविजन होंगे, TDS तो कहीं गिवन नहीं है, तो क्यों अननेसेसरी पंगेबाजी कर रहे हो। परम कहते हैं कैश चलेगा हेल्थ चेकअप में? बिल्कुल चलेगा भाई, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा। पेड 8500 रुपये ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर MBA कोर्स परस्यूड बाय हिज सन, 80E का डिडक्शन आ जाएगा। A sum of 1,20,000 रुपये was donated by check to an institution approved for the purposes of 80G for promotion of family planning। फैमिली प्लानिंग है 80G में, C कैटेगरी में आ जाएगा। तो आपको पहले लिमिट कैलकुलेट करना होगा, और लिमिट कैलकुलेट करके आपको 100% उसका डिडक्शन देना होगा, 100% इन लिमिट। ठीक हो गया। उसके बाद प्राची ने कहा 194DA लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी पर 1 लाख से ज़्यादा रिसीव होता है तब लगेगा। दीपिका ठीक कह रहे हो आप। और अक्षित ने कहा 80G 100% लिमिट, ठीक कह रहे हो। सुरभि ने कहा 50%, गलत कह रहे हो, फैमिली प्लानिंग है भाई, लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, प्रायोरिटी सेक्टर पे 100% मिलता है। देन परम ने कहा एडजस्टेड GTI निकालना होगा, ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे, ठीक कह रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। देन कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 रुपये टुवर्ड्स PM केयर्स फंड, 80G में आएगा, A कैटेगरी में। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ राजकुमार, नाम राजकुमार ही था, हाँ। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ राजकुमार अज्यूमिंग ही डज नॉट आउट फॉर 115 BSc, 6% का ये क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा। प्राची ने कहा कैटेगरी A 100% 80G, ठीक कह रहे हो। अभिषेक ने कहा फुल, यश ने कहा 80G, PM केयर्स, मुस्कान, दीपिका, आयुष, सुरभि, अभिषेक पंसारी, अक्षित, परम, आयुष, दीपिका, सुरभि, सबके जवाब 100% ठीक आ रहे हैं। आपने ऑब्जर्व करा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपने क्लास में लिखा नहीं हुआ। परम कहते हैं इजी है, ये हमें लग रहा है। हाँ जी, परम की बात का जवाब दो। परम ने पूछा क्या ये इजी है या हमें लग रहा है? कौन जवाब देगा परम को? परम को जवाब कौन देगा? क्या ये इजी है या हमें इजी लग रहा है? जवाब दीजिएगा परम को।
सेम डाउट परम, प्राची ने कहा। अभिषेक पंसारी ने कहा आप मतलब। श्रद्धा पाटिल ने कहा हमें लग रहा है। अक्षित ने कहा हमें लग रहा है। सुरभि ने कहा हमें लग रहा है। ये बात तो मुस्कान बता पाएगी हमें। मुस्कान हमारी स्टूडेंट नहीं है, हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। मुस्कान बताएगी इजी है या मुश्किल है। हमें इजी लग रहा है भाई, हमने तो सारी चीज़ें क्लास में लिखी हुई हैं, हमें तो आसान लग रहा है। आगे देखते हैं यहाँ से। गौरव रेसिडेंट है इंडिया का, आपको वो डाटा दे रहा है अपनी इनकम का और बाकी डिटेल्स दे रहा है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड का मतलब है कि सैलरी डिडक्शन लेस हो चुका है। संस्कार, आयुष ने कहा जो जो पढ़े हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हार्ड है। परम कहते हैं थैंक यू सर जी, आपने सब लिखवाया, इसका असर है ये सब। और संस्कार ने कहा आपने इतनी मेहनत करवाई थी इसलिए इजी लग रहा है। मुस्कान ने कहा सर इजी है। पीयूष ने कहा हमें इजी लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ाई करी है। दीपिका कहते हैं आयुष भी आपका स्टूडेंट नहीं है। अच्छा। प्राची ने कहा सर जी आज अनअकैडमी ने मुझे 2000 रुपये का अमेजोन वाउचर भेजा है। अरे वाह क्या बात है, फाड़ के आधा मेरे को भेज दे भाई, फाड़ के आधा मेरे को भेजे, 1000 रुपये मेरे को भेज दे, कोरियर करवा दे भाई, आधा आधा करेंगे। उसके बाद प्राची ने कहा थैंक यू सर, वेलकम जी वेलकम। उसके बाद यहाँ पे आयुष ने कहा मैं भी आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे भी इजी लग रहा है। अरे वाह क्या बात है आयुष, बहुत बढ़िया। सुरभि ने कहा प्राची 1000 मेरा, लो जी। शहर बसनी डाकू पहले आके बैठ गए। दीपिका, प्राची ने कहा सबको भेज देता हूँ थोड़ा थोड़ा फाड़ के। हाँ सही बात है बेटा, 10-10 रुपये सबको भेज दे, थोड़ा थोड़ा फाड़ के सबको भेज दे। चल आगे चलते हैं। सैलरी दे दिया 22 लाख रुपए। बिजनेस लॉस दिया हुआ है, बिजनेस लॉस दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे देना और फिर लॉस दे देना। तो 1 लाख है और 22 लाख है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी दिया हुआ है जहाँ पे 2 लाख रुपए का मैक्सिमम। Income of specified business which is not eligible for deduction under 35 AD, not eligible है तो ये नॉर्मल बिजनेस बन जाएगा, ये नॉर्मल बिजनेस बन जाएगा। कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिए हुए हैं, पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दिया हुआ है विच वॉज एलिजिबल, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम इन सच अ वे दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमाइज। अच्छा मेरे को अब एक बात बताओ सब, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी गिवन है, आपको करंट ईयर का लॉस भी गिवन है। ठीक, मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है। ये बताओ सबसे पहले क्या सेटअप करोगे? सबसे पहले क्या सेटअप करोगे? सीक्वेंस बता दूं मैं? हाँ अभिषेक, शाबाश अभिषेक बंसल। सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, उसके बाद करंट ईयर का लॉस सेटअप करोगे, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर होता तो वो लेस होता और लास्ट में ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लेस होता। तो सीक्वेंस क्या है? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड द ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। ये हमारा बनता है इसमें सीक्वेंस जो संस्कार कह रहे हैं। संस्कार बहुत बढ़िया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। आयुष कहते हैं यहाँ पे एएमटी आएगा। आयुष एएमटी बेटा 20 लाख की कंडीशन चेक कर लेना, अगर इनकम 20 लाख की बन रही है तो आप एएमटी लगाना, अदरवाइज मत लगाना। चेक कर लेते हैं इन्होंने लगाया या नहीं लगाया, चेक करते हैं, चेक करते हैं इन्होंने एएमटी लगाया या नहीं लगाया। ना, इन्होंने सिर्फ जीटीए निकाल के छोड़ दिया, इन्होंने सिर्फ जीटीए निकाल के छोड़ दिया बेटा।
इन्होंने कहीं पे भी उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं करा, और अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो एएमटी आ जाता, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा की स्कीम कमा रही है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन नहीं करना इस क्वेश्चन में सुधांशु ने कहा है। ओके सुधांशु, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कहता है enumerate the cases where the return of loss has to be filed on or before the due date specified in 139(1) for carry forward of the losses. Also enumerate the cases where the losses can be carry forwarded even though the return of loss has not been filed on or before the due date. तो कौन कौन से केसेस में आपको अपनी आईटीआर ड्यू डेट तक सबमिट करनी है, वो आप लोगों को अच्छे से पता है। और ये बात भी अच्छे से पता है कि 2 केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे अगर आपने आईटीआर ड्यू डेट तक सबमिट नहीं किया तो भी आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 केसेस कौन कौन से, एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और दूसरा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। यहाँ पे डिम्पल जैन ज्वाइन कर रही हैं। आओ डिम्पल आओ, वेलकम टू द क्लास। यहाँ पे आयुष कहते हैं बट क्वेश्चन में शायद बोला है मिनिमम टैक्स बताओ। चलो ठीक है ना बेटा, अगर है तो कर देना आप, कोई बात नहीं। और उसके अलावा बाकी सबके जवाब हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जीएसटी, जो जीएसटी के क्वेश्चंस हैं, जीएसटी के जो एमसीक्यूज हैं वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका था। तो एमसीक्यूज ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास हैं, थोड़े से ही हैं, जल्दी से कर लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत थोड़े से ही हैं, जल्दी से कर लेते हैं। और फिर बाकी ये का जो आपका मॉक टेस्ट 2 है वो मैं आपके साथ कल डिस्कस कर दूंगा। आयुष ने कहा सर क्वेश्चन में बोला, अच्छा वो तो हो ही गया ना फिर हमारे बात। पुलकित ने कहा ऑल लॉसेस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक कह रहे हैं। डिम्पल ने कहा बाय बाय सर जी, बाद में कर लूंगी ये क्लास। ओके जी, बाय बाय जी, बाय बाय। आ जाओ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ जीएसटी जल्दी से करते हैं। एग्जामिनर कहता है पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड, एग्जामिनर कहता है पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड is a registered supplier and he is engaged in manufacturing of heavy steel fabrication machine. The details are related to the pricing of each of the machine is as follows. Price of the machine which is exclusive of taxes and discounts 5.5. Part fitted in the machine at the premises of the recipient add कर देना transaction value में. Amount has been paid by the recipient directly to the supplier. However, it was Prithviraj's liability to pay the said amount. तो add कर दीजिएगा, no issues at all. Installation and testing charges ये भी add हो जाएगा transaction value में. Subsidy received from Shri Ram Trust. Subsidy is directly linked to the price of the machinery. 50,000 पे. Items given in point number 2 and point number 2 to 4 have not been considered while calculating at the price of the machine given in the point number 1 above. The contract includes installation and testing and machinery at the recipient's premises. अब बताओ, एग्जामिनर कहता है पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 4 तक अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये 50,000 की सब्सिडी अभी तक लेस नहीं हुआ है। आप बताओ, लेस नहीं हुआ, लेस करेंगे या नहीं करेंगे? लेस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडी होती तो लेस करते, ये तो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है, लेस नहीं करेंगे। सुरभि ने कहा लेस नहीं करना था और करा भी नहीं है तो ठीक है। अक्षित ने कहा कुछ नहीं होगा सब्सिडी का। अभिषेक ने कहा इग्नोर कर दो। सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं इग्नोर कर दो, बहुत बढ़िया। विद्यांशी, दीपिका, नवल, अभिषेक, परम, नेहा, सुधांशु, जेसिका, सबका हो गया जी। आयुष ने कहा इग्नोर करेंगे जैसे आप हमको करते हो। हैं, मैं इग्नोर करता हूँ? देख रहा है यार, पूरी क्लास जरा ये आयुष को बताना, क्या मैं इग्नोर करता हूँ? भाई कब मैंने इग्नोर कर दिया? हद हो गई यार। यहाँ पे प्राची कहते हैं सोल्यूशन में देखना सर ऐड किया होगा। नहीं किया होगा बेटा, नहीं किया होगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐड किया होगा। बाकी आपने कहा है, मैं चेक जरूर कर लेता हूँ। आपने कहा है तो चेक जरूर कर लूंगा मैं। यार आप तो ठीक कह रहे हो, आप तो ठीक कह रहे हो, इसने तो यहाँ पे ऐड कर दिया।
अब क्या करेंगे यार, ऐसे लोगों का क्या करें यार। बताओ, एक तरफ वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं किया है और फिर यार उसको ऐड कर रहा है। कमाल है यार। अब मेरे पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं, मैं क्या जवाब दूं कि इसने ऐड किया, क्यों कर दिया, क्यों नहीं किया। मैं आई हैव नो आंसर टू दिस। पुलकित सुधांशु कहते हैं बेसलेस एलिगेशन ऑन जसप्रीत सर। उसके बाद यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट है, किसी ने यहाँ पे क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा। आयुष कहते हैं मजाक कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं बेटा, हम भी मजाक ही कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे पुलकित ने कहा लगा के आया है क्या पेग। ओहो, ऐसे नहीं भाई। अभिषेक ने कहा अरे सर इग्नोर कहते हैं तो अटेंशन कैसे कहते हैं। सुरभि ने कहा ऐड किया है, मैं भी परेशान हूँ क्यों ऐड किया है, नहीं होना चाहिए। अक्षित ने कहा। अभिषेक बंसल सर इन्होंने सोल्यूशन में सब्सिडी को ऐड कर दिया है। उसके बाद एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है महिपाल खादव, मोटिवेशनल वाला खादव। हाँ सर। नेहा ने कहा क्यों, पता नहीं क्यों। प्राची ने कहा सर तो सबके मैसेज भी पढ़ते हैं, बाकी कुछ टीचर तो पढ़ते भी नहीं है। कुछ क्या, कोई भी नहीं पढ़ता। उसके बाद मुस्कान ने कहा सर लिंक्ड तो प्राइस है तो 2 आई थिंक आ होगा। परम ने कहा सर सेक्शन लिखा, सेक्शन नहीं लिखा इन लोगों ने 15 सी। क्या बात है परम। प्राची सर भी लाइक आई एम वर्डलेस। ठीक कह रहे हो, आई एम वर्डलेस, स्पीचलेस, इनफैक्ट आई एम स्पीचलेस। श्रद्धा ने कहा सर इस पॉइंट में मैंने 20 मिनट लगाया फिर छोड़ दिया। 20 मिनट लगा के छोड़ दिया, पागल है। 1 मिनट लगा के मेरे को फ़ोन कर लेती, पागल। मुस्कान ने कहा ऐड। सुरभि ने कहा आईसीआई की लीला अपरंपार है। ठीक कहते हो। अक्षय कहती है सर जी हाँ ऐड करके आएंगे तो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा एग्जामिनर। नितेश ने कहा सर नोट लिख देंगे। हाँ बेटा नोट लिख भी देना, नोट साथ में चिपका भी देना। पिंक कलर का नोट आता है ना 2000 रुपये वाला, चिपका भी देना साथ में। प्राची कहती है परम को पूरे सेक्शन रटे पड़े हैं। सिमी ने कहा सर एग्जाम में ऐसा आया तो हम इग्नोर करेंगे या नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को। मेरे पास जवाब ही नहीं है मैडम। सिमी क्या जवाब दूँ बेटा मैं, सारे फंडामेंटल्स ये लोग हिला के रख देते हैं। क्या किस बात का मैं जवाब दूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे कह रहा है इट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। ये खुद ही तो लिख रहा है, खुद ही तो कह रहा है नॉट बीन कंसिडर्ड। दैट मीन्स सब्सिडी अभी तक आपने कंसिडर नहीं करी है, सब्सिडी अभी तक लेस नहीं करा है। खुद ही ये बात बोल रहा है, फिर सोल्यूशन में उसको ऐड भी कर रहा है। क्या करूं बताओ मैं। चलो आगे चलते हैं यहाँ से, मूविंग ऑन। एग्जामिनर कहता है पृथ्वीराज लिमिटेड हैज सप्लाइड 10 सच मशीनरीज। तो आपने क्या करना है, एक मशीनरी की वैल्यू निकाल देना, 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 मशीन आ जाएगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द परचेजेस ऑफ द सर्विसेज विच हैज बीन मेड बाय हिम। जो परचेजेस ऑफ गुड्स है, जो परचेजेस ऑफ सर्विसेज है, उसका डाटा आपको दे रहा है। रॉ मटेरियल विच विल बी रिसीव्ड इन सितंबर। बताइए आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। नो आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। Membership of a club availed for employee working in the factory. Membership of the club availed, तो भाई अगर तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करा है तो आईटीसी मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं करा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, आईटीसी मिलेगा। कैपिटल गुड्स, आउट ऑफ 3 आइटम्स इनवॉइस और 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दीज 2 आइटम इज 18,000 रुपये। तो 7 लाख रुपए में से आप 18,000 रुपये माइनस कर देना, बाकी बच गया 6,82,000 रुपये का आपको आईटीसी मिल जाएगा। कंप्यूट नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय पृथ्वीराज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन मंथ अज्यूमिंग दैट ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर इंट्रास्टेट सप्लाईज। अज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस टू बी एज अंडर सीजीएसटी का 9, एसजीएसटी का 9, आईजीएसटी का 18। मेक suitable assumptions wherever necessary. All conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Opening balance of input credit is 0. अभिषेक कहते हैं प्राची ने कहा जितना मिसिंग है उसको छोड़कर बाकी का आईटीसी। ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। अभिषेक ने कहा सर वो अमाउंट है 7 लाख। वो वही किया बेटा, 7 लाख का ही 18% माइनस किया है, 682 आ गया ना। और यशवंत ने कहा सर जी 18,000 तो जीएसटी अमाउंट है ना। तो
ये भी तो सारे जीएसटी के अमाउंट है, ये जीएसटी के अमाउंट नहीं है, ये गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट है। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है गुड्स और सर्विसेज का अमाउंट है, ठीक है। फिर आपकी बात ठीक है। फिर आप क्या करना, अगर ऐसी बात है तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहले 7 लाख के ऊपर, पहले आप 7 लाख के ऊपर जीएसटी निकाल देंगे और उसमें से आप 18,000 पे लेस कर देंगे, ठीक है। मैंने फिर गलती कर दी, आई एम सॉरी, कान पकड़ के माफ़ी, कहोगे तो उठक बैठक कर दूंगा। बाकी तो आसान था, मेरे को नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कहीं पे गड़बड़ होनी चाहिए आपकी। बस एक ये वाला स्यापा है, हमेशा श्री राम ट्रस्ट वाला स्यापा हमेशा रहता है, किसका क्या करना है, क्या कैसे करना है, ये है। बाकी तो आसान सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर क्या कहता है, क्वेश्चन 2 में एग्जामिनर कहता है स्टेट विद रीजन वेदर द जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। क्या जीएसटी लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा। अभिषेक ने कहा सर सजेस्टेड आंसर में आरटीसी लॉस 18,000 प्लस 18,000 माना है सीजीएसटी एसजीएसटी का। आर यू श्योर 18 प्लस 18 किया इसने अभिषेक बंसल। यहां पे देखो अभिषेक क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कहता है जीएसटी पेड ऑन दीज 2 आइटम इज 18,000 रुपए, जीएसटी पेड। तो जब जीएसटी पेड है तो इसका मतलब जीएसटी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो 18,000 एक ही बार तो लेस होगा। सोल्यूशन में क्या किया इसने, सोल्यूशन में क्या किया, ठीक तो किया यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, 2 बार कहा किया है, एक ही बार तो किया हुआ है। ठीक तो है भाई अभिषेक, 2 बार कहा है, एक ही बार तो है भाई। 63 में से 18 गया तो 45 आ गया, ठीक ही तो किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। 18 2 बार हो गया ना, जब दोनों बार यहाँ पे कर दिया तो 2 बार हो गया। फिर इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 18 की जगह इसको 9 करना चाहिए था यहाँ पे। अगर ये 63,000 पे अगर सिंगल का ले रहा है तो 18,000 पे भी सिंगल का आएगा ना, फिर 9,000 आएगा यहाँ पे। ठीक कह रहे हो आप, आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इन्होंने यहाँ पे भी गलती करी है, 18,000 2 बार लेस कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नहीं सर उसने अलग अलग निकाला 9%, हाँ तो ये 2 बार हो गया, 9,000 होना चाहिए था यहाँ पे। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे भी गलती कर दी। ऐसे खुद कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, श्रद्धा ने कहा है। चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, ऐसी गलतियाँ होती रहती है बेटा, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। एग्जामिनर कहता है स्टेट विद रीज़न, कारण के साथ बताओ whether GST is payable in the following cases. Point 1, services provided to recognized sports body as a selector of the national team. बताओ जी, नेशनल टीम। दीपिका ने कहा सर फिर वो कट लगा देगा ना सही आंसर पर। प्राची ने कहा स्टूडेंट के ये लोग रनिंग ऑफ पे भी मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं और खुद का इनको नहीं पता। ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। सुरभि ने कहा टैक्स, नेहा ने कहा एग्जेम्प्ट, श्रद्धा ने कहा एम्पायर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर एग्जेम्प्ट, अभिषेक ने कहा एग्जेम्प्ट। आर यू श्योर कि ये एग्जेम्प्ट, मुस्कान आर यू श्योर कि एग्जेम्प्ट, और बाकी सुनो आर यू श्योर कि एग्जेम्प्ट। सिलेक्टर है, सिलेक्टर है। एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, बताओ बताओ बताओ, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल। मेरे हिसाब से तो टैक्सेबल है, सिलेक्टर का टैक्सेबल होता है नवल। और यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है जीएसटी इज पेबल ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ सिलेक्टर ऑफ नेशनल टीम। टैक्सेबल है ये, एग्जाम नहीं है, सिलेक्टर एग्जाम नहीं है। ध्यान से देखना एक बार एग्जामिशन के चैप्टर को। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन मीटर्ड कैब थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। बताओ जी, लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये वाला। मीटर्ड कैब थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करोगे। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद कंपनी बिलोंगिंग्स इंटर एरिया बाय मीटर कैब्स आर स्पेसिफिकली exempt from GST. However, where such services are supplied through e-commerce operator, the said services are not exempt
GST is payable in given case. ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट की सीरीज में आपको करवाया था ये वाला पॉइंट, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये वाला, दिस इज लेटेस्ट अमेंडमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। नेक्स्ट आओ जी। Swaminathan started a business of supplying shoes in the state of Kerala from 1st of April. शूज बेच रहा है केरला के अंदर। He makes only intra-state supplies. His turnover from April to June quarter was 20 lakh रुपए and from July to September quarter was 100 lakh रुपए. Further, 1/4 of his turnover in each of the quarter was exempt from GST. Being eligible for composition scheme, Swaminathan got himself registered under the composition scheme from 1st of July. You are required to compute the tax payable by Swaminathan under the composition scheme, assuming that he is a manufacturer. Your answer, will your answer be different if he is a trader? आप लोग बताएं, मैन्युफैक्चरर होगा तो रेट क्या लगेगा, ट्रेडर होगा तो रेट क्या लगेगा, बस यही तो कहानी है। मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा और ट्रेडर है तो क्या होगा, दोनों में याद है कहाँ पे टैक्सेबल आएगा, कहाँ पे टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट आएगा, कहाँ पे रेट क्या आएगा, याद है सारा। हाँ अभिषेक ठीक कह रहे हो, मैन्युफैक्चरर है तो टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों आएगा। श्रद्धा पाटिल ने कहा ऐसा क्वेश्चन आपने टेस्ट में भी दिया था, ठीक कह रहे हो। हाँ श्रद्धा याद आया टेस्ट से, कल 20 तारीख है और कल 20 तारीख को रात को आपका अनअकैडमी में जीएसटी का सेकंड टेस्ट है। अच्छा किया आपने याद करवा दिया, रिवाइज कर लेना, आपको लिंक भेजूंगा। कल टेस्ट है 20 तारीख को और परसों 21 तारीख को उसका सोल्यूशन करवाऊंगा स्पेशल क्लास में। तो अच्छा किया आपने ये याद करवा दिया, थैंक यू भाई, थैंक यू श्रद्धा। कल टेस्ट है आपका 20 तारीख को रात को, एंड देन ये आपका हो जाना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको ज़्यादा इश्यूज आएंगे। ट्रेडर में ओनली 1% आएगा टैक्सेबल के ऊपर, दीपिका आपने ठीक कहा। परम कहते हैं टैक्स एग्रीगेट 2 ऑफ स्टेट पे लगेगा एंड कंपोजिशन 10(1) के लिए एग्रीगेट चेक करेंगे, ठीक कह रहे हैं आप। नवल, दीपिका, कल ACC का भी बिग टेस्ट, ACC चलो होगा कुछ ACC। Whether the following supply of goods is liable to get registered under the independent cases. Aryabhat of Assam, याद रखना असम है, is engaged exclusively in the intra-state taxable supply of ready-made garments. His turnover in the current financial year from Assam showroom is 12 lakh रुपए. His another showroom is in Manipur with a turnover of 11 lakh रुपए in the current financial year. लो जी मणिपुर आ गया, रामपुरा की नागमनी आ गया तो टर्नओवर 10 लाख रुपए का अप्लाई होगा। अरे भाई 40 लाख क्यों कर रहे हो, पर मणिपुर भी तो है भाई, जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ जाए तो 10 लाख हो जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट आ जाए तो 10 लाख हो जाता है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। भरत ऑफ पंजिम गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा-स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज। हिज एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर इज 22 लाख रुपए। 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, जीएसटी लगेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विक्रमादित्य ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एंगेज इन द इंट्रा-स्टेट सप्लाई ऑफ ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 24 लाख रुपए। ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स है तो 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, 20 लाख की लिमिट लगेगी। टर्नओवर 24 लाख का है, जीएसटी लगेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी लगेगा। बताइए एमटीपी के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप लोग? यस। जल्दी जल्दी से लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। मनमोहन टेक्सटाइल हैज टू सेंड क्लॉथ फॉर डाइंग टू द जॉब वर्कर को इसमें सामान भेजना है। It wishes to know whether it needs to issue the tax invoice at the time of sending the goods to the job worker. Answer is no. डिलीवरी चलान से काम चल जाएगा। सिमी ने कहा है सर 3 में 40 लाख नहीं लगेगा क्या? नहीं लगेगा 40 लाख, यही तो कंसेप्ट आया था। 40 लाख नहीं है, 20 लाख की लिमिट है वहां पे 3 में। इन्होंने क्या किया हुआ है विक्रमादित्य की केस में, इन्होंने क्या किया हुआ है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। Vikramaditya, being exclusively engaged in supply of bricks of fossil is not eligible for the limit of 40 lakh.
एप्लीकेबल लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी 20 लाख। 10 विक्रमादित्य इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बिल्कुल ठीक है जी। मुस्कान कहते हैं सेकंड वाला बता दो। बेटा गोवा है, गोवा में तो 40 लाख की लिमिट होती है बेटा, गोवा में तो 40 लाख की लिमिट होती है। सिमी सॉरी सर मैं 2 का बोल रही थी, गोवा में तो 40 लाख की लिमिट है बेटा, गोवा में तो 40 लाख की लिमिट है, यहाँ पे 22 लाख लिखा हुआ है, तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बताओ जब वो जॉब वर्कर को अपना गुड्स भेज रहा है तो क्या टैक्स इनवॉइस इशू करेगा या डिलीवरी चलान इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चलान? डिलीवरी चलान। वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना उसे, तो जब वो जॉब वर्कर को भेजेगा तो डिलीवरी चलान इशू करेगा और डिलीवरी चलान के ऊपर ये सारी डिटेल डाल देगा। डिलीवरी चलान जो है वो ट्रिप्लिकेट में आएगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक हो गया। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट नॉट द लीस्ट, एन्यूमरेट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी। आपको याद है मैंने 5 कंडीशन आपको बताई थी। जो लेटेस्ट कंडीशन है कि जब तक सप्लायर का इनवॉइस अपलोड नहीं होगा रिसीवर को आईटीसी नहीं मिलेगा, वो भी जरूर लिख के आएगा। एंड लास्ट वन, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। ये भी हम लोगों ने क्लास में बड़े अच्छे से किया हुआ है। डन। चलो तो फ्रॉम माई साइड आई हैव डन एवरीथिंग विद यू पीपल। कल मैं आपके साथ जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है अक्टूबर के महीने में जो हुआ था, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। तो कल तक के लिए इजाज़त, आज यहाँ तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। आई मीट यू डे आफ्टर टुमारो, आई मीट यू टुमारो एंड देन डे आफ्टर टुमारो। कल मेरे ख्याल से थर्सडे है, फिर फ्राइडे, सैटरडे को क्लास नहीं होगी। सैटरडे को मेरे फादर की बरसी है तो मैं ऑक्यूपाइड रहूँगा सारा दिन, तो सैटरडे विल हैव नो क्लास। विल मीट देन इन द नेक्स्ट वीक। टिल दैट टाइम बाय बाय। प्राची ने कहा थैंक यू सर, मज़ा आ गया, एमटीपी करके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। थैंक यू जी। विद्यांशी, नवल, आयुष, सुरभि, वानी, परम, आप भी थोड़ा उदास थे, हमसे बात करके आपको भी हंसने लग गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो परम। सिमी, पुलकित, मुस्कान, बाय बाय मुस्कान, दीपिका, पीयूष, नवल, अनूप, श्रद्धा, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय एवरीबॉडी।